Hello, assalamualaikum guys. My name is Hamis and you are back to my POV. This time I'm going to review few films that I have viewed in September. So start करते हैं डिटैचमेंट से, जो फिल्म को मैंने सबसे ज़्यादा कम रिव्यू दिया है, सबसे ज़्यादा कम स्टार्स दिए हैं। मैं बता दूं क्यों। ये फिल्म डायरेक्ट करी है टोनी काई ने, जिसने फिल्म अमेरिकन हिस्ट्री एक्स जैसी फिल्म बनाई है, और उनका जॉनरा ही काफ़ी डिफरेंट होता है। उनकी एक डिस्टिंक्ट वॉइस है जो काफ़ी फिल्म मेकर्स उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। सैडनेस, ग्रीफ, एंगर, रेज, ये सारे इनके इमोशंस हैं जिसको वो एक्सप्लोर करते हैं। इस फिल्म में स्पेशली जो फोकस रहा है उनका वो है सैडनेस पे। इसमें एड्रियन ब्रोडी हैं, क्योंकि सैडनेस की बात हुई है। ही इज़ द आई गेस किंग फ्रॉम हॉलीवुड हु कैन पोर्ट्रे द इमोशन ऑफ ग्रीफ वेरी वेल। और इस फिल्म में जो भी मुझे अच्छा लगा है वो इनकी एक्टिंग ही लगी है मोस्टली। सेकेंडली, मुझे टेक्निकल लेवल पे ये फिल्म बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी है। द टाइप ऑफ एंगल्स दे हैव टेकन, एडिटिंग स्टाइल जो इन्होंने अपनी फिल्म के लिए बहुत डिफरेंट यूज़ किया है। इट्स लाइक वेरी इंटरकटिंग, वो बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस बहुत स्मूथ है। स्मूथ एज इन जिस तरीके से फॉर एग्जांपल संदीप रेड्डी वंगा करता है। दैट्स अ बैड रेफरेंस, बट बहुत सारी तरीके होते हैं कट करने के, जिसको फिल्म मेकिंग आती है तो उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। ये भी बहुत ही स्मूथ इनकी एडिटिंग होती है, और पेसिंग जो है वो थोड़ी सी वीक है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मुझे अच्छी लगी है वो है परफॉर्मेंस सारे एक्टर्स की, और स्पेशली प्रोटैगनिस्ट की। यह है एक स्कूल टीचर के बारे में और वहाँ के कल्चर के बारे में, कि अमेरिका में स्कूल कल्चर किस तरीके से एक्सप्लॉइट होता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं टीचर्स को, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी होती है चीज़ों में, और टीचर्स का जो माइंडसेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप हो जाता है। जो स्टाइल है दैट वाज द की पॉइंट फॉर मी, तो इसको मैं 2 स्टार्स दूंगा ओवरऑल। सेकंड फिल्म जो मैंने सितंबर में व्यू की वो थी सलीम लंगड़े पे मत रो। इट्स अ लॉन्ग टाइटल, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और बहुत सारे लोगों को इस फिल्म के बारे में नहीं पता होगा। इट्स अ इंडी फिल्म फ्रॉम 1980s इंडिया, जिसके अंदर काफ़ी रिकग्नाइजेबल एक्टर्स हैं जो उस टाइम उतने फेमस नहीं थे, बट टाइम के साथ साथ दे बिकेम बिग फेमस, एंड राइटफुली सो, क्योंकि जो इसमें एक्टिंग करी गई है, जिस तरीके का सेटअप डायरेक्टर ने शो किया है, दैट्स अल्ट्रा रियलिस्टिक। एंड जब मैं देख रहा था उस चीज़ को, आई फेल्ट लाइक कि मैं उस दुनिया के अंदर पूरा चला गया हूँ। आई फेल्ट लाइक आई एम वॉचिंग सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम 1980s मुंबई। सो ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जो उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग थी सिंपल थी, येट इट वॉज ब्यूटिफुल। तो इसमें जो मेन प्लॉट है वो है कि एक गैंग वर्ल्ड दिखाई है, स्लम एरिया दिखाया है मुंबई का, जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग कैरेक्टर है जिसका नाम सलीम लंगड़ा कहते हैं उसको, क्योंकि गैंग यूजुअली अंडरवर्ल्ड के अंदर इस तरीके के नाम काफ़ी फेमस होते हैं। उसका जो मेन मोटिव इसमें होता है, जो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, वो ये होता है कि अपनी बहन की उसको शादी करानी हो, और इसके फादर शरीफ होते हैं, तो उसका घर आना काफ़ी ज़्यादा एक जैसे नॉर्मल घर होता है वैसे ही हो रहा होता है, बट वो गलत आदतों में होता है, और उसकी वजह से इसकी फैमिली कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो कर रही होती है, मतलब उनको नुकसान पहुँच रहा होता है इस वजह से। और फिर देन कम्युनल वायलेंस का इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट है, जो आपको पता चलेगा देखने के बाद। यूट्यूब पे है, यू कैन सी इट एनी टाइम। और सईद अख्तर मिर्ज़ा जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अमेजिंग फिल्म बनाई है, और उसमें से ये मेरे ख्याल से बेस्ट होगी। मैंने अभी तक बाकी देखी नहीं है, बट जितना मैंने सुना है दिस इज़ द बेस्ट वन फ्रॉम हिम। ये फिल्म के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि एक सेटिंग जो बहुत ज़्यादा ग्रिटी है, उसको यूज़ करके बहुत ही सिंपल और इनोसेंट सी स्टोरी बताई गई है। कम्युनल वायलेंस सेकेंड हाफ पे दिखाया गया है, बट फर्स्ट हाफ में काफ़ी एक इनोसेंस और सिंपल स्टोरी लेके चले हैं, और सटायर जो रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है फिल्म के अंदर। तो आई गिव दिस फिल्म 3 stars, एंड आई थिंक यू guys should watch it. It's very underrated. तीसरी फिल्म, थर्ड फिल्म जो मैंने सितंबर में देखी वो थी कमीना। ये फिल्म अभी भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। जिस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है, एक ट्रीटमेंट करी है स्क्रीन प्ले की जो ओरिजिनल है, ऑल्दो इट वॉज इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ फिल्म्स, लाइक ट्रीटमेंट जो थी इसकी गाय रिची फिल्म्स की तरह थी। कोएन ब्रदर्स के अंदर जितनी एक हर कैरेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक डार्क कॉमेडी होती है, तो वो इन्फ्लुएंस रहा है। विशाल भारद्वाज जैसे शेक्सपियर के को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपनी हर फिल्म के अंदर, मोस्टली फिल्म्स के अंदर,
बट ये वाली ओरिजिनल स्क्रीन पे था, बट कहीं ना कहीं शेक्सपियर का जो एलिमेंट था, जो बिट्रियल है एलिमेंट है, जो ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे शेड में होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से उसमें अडॉप्ट करी गई है और इंस्पिरेशन एक राइट सेंस में लिया गया है। उसके अलावा ये फिल्म सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि एक तो उसकी स्टोरी जो है, प्लॉट है, वो सिंपल है, बट जिस तरीके से उसका स्क्रीन प्ले अनफोल्ड होता है, डार्क कॉमेडी को ड्रामा के साथ, हाई इमोशंस के साथ जो कंबाइन किया गया है, वो टेंशन बिल्डअप जो होती है वो बहुत अमेजिंग है। जैसे कि हर चीज़ लाइक वन बाय वन अनफोल्ड हो रही होती है, कोई सीन ऐसा नहीं लगता कि यार ये यूजलेस है। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, और अगर मैं कभी एक फिल्म बनाना चाहूँगा तो आई वुड लाइक एम टू मेक अ फिल्म लाइक दिस दैट इज गुड एंड फन। सो kudos to this filmmaker and all the people who were involved in this, especially शाहिद कपूर, because चार्ली जो एक्टिंग जो उन्होंने की है, जबकि उनके 2 रोल्स हैं शाहिद कपूर के, बट जो चार्ली का रोल प्ले किया गया है दैट्स लाइक आउटस्टैंडिंग। स्टाइल जो किया गया है उनको, जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, कलर ग्रेड मोनोक्रोमेटिक जो यूज़ किया गया है, नॉन लीनियर एडिटिंग, और जो उनका विजन था कि आई वांट टू बिकम द हाईएस्ट बुकी, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, तो एक मेटाफोरिकल वे में जो उनके ड्रीम सेंस में शो किया गया कि ही इज़ लाइक रनिंग टूवर्ड्स अ नोट एंड रनिंग विद हॉर्सेस, वो लाइक फोकस्ड हो गए। तो वो चीज़ बहुत एक प्योटिक एक लाइक चीज़ लगी, जो बहुत एक नई चीज़ थी उस वक्त के ज़माने से, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा, एक और चीज़ जो इस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करती है वो है कि इस फिल्म का म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक तो था ही अच्छा, बट जिस तरीके से सीन्स को एलिवेट किया गया थ्रू म्यूज़िक, नॉट बीइंग वेरी लाउड एंड लाइक धम 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 धम, वो जैसे आजकल चल रहा है सीन, किस तरीके से म्यूज़िक लाइक कंप्लीटली एक्सप्लॉइट कर देती है सीन को, बट इसके अंदर राइटफुल अमाउंट ऑफ लाइक म्यूज़िक यूज़ किया गया, ना ज़्यादा ना कम, परफेक्ट तरीके से बैलेंस किया गया है, जो सीन को लाइक सीन के एलिमेंट और ड्रामे को भी इन्हांस कर रहा है और उसको ख़राब भी नहीं कर रहा। रेट्रो स्टाइल म्यूज़िक का बहुत एक मॉडर्न ट्विस्ट किया गया इस फिल्म के अंदर, कि म्यूज़िक तो थोड़ी रेट्रो है लाइक फ्रॉम 70s फिल्म, बट उसको जो ट्विस्ट किया गया है, मास्टरिंग है, मिक्सिंग है उसकी, वो कम्प्लीटली मॉडर्न है। तो वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्हांस किया है फिल्म को पूरा। जो चीज़ मुझे चाहिए थी और कि इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म में मैं देखूँ, वो था कि चार्ली का करैक्टर मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करना था इस फिल्म के अंदर, कि इसके अंदर और उसके बारे में बताया जाए और वो क्या कर रहा है। शायद कोई और अलग फिल्म होनी चाहिए जो उसके करैक्टर पर सिर्फ फोकस कर रही है, बिकॉज वो वाला मुझे पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और पेसिंग थोड़ी सी और टाइट होनी चाहिए थी फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा। तो आई गेस के नॉनदलेस इट वॉज अ ग्रेट फिल्म, सो फॉर मी इट वॉज लाइक 3.5 स्टार्स। मैंने एक और फिल्म देखी यूट्यूब पे, जो शॉर्ट फिल्म थी फ्रॉम 2012। ये है इंडियन FTI, एक यूनिवर्सिटी है जो फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के स्टूडेंट ने ये उस वक्त बनाई थी। एंड ये देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी पाकिस्तान में फिल्म्स जो बनती हैं, स्टूडेंट फिल्म्स, वो कितनी डाइवर्टेड होती हैं एक तो रियलिटी से, और कनेक्ट नहीं कर पाती बेसिक सिंपल तरीके से। इस फिल्म ने मुझे दिखाया कि लाइक यू कैन टेल अ सिंपल स्टोरी एंड इट कैन बी वेरी इम्पैक्टफुल। स्टोरी ग्रीफ के बारे में, एक पारसी कम्युनिटी के बारे में, एक वुमेन के बारे में जो जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो भी पारसी रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो अप हो रहा होता है, लोग आ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, कंसोल कर रहे होते हैं उसको, और इंटरकट्स हो रहे होते हैं जब उसने अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करा था और इस बात को प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये सब होने वाला है, कि लोग आएंगे, मुझे कंसोल करेंगे। तो ये फिल्म मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि ह्यूमर और हार्ट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ग्रीफ के टॉपिक, सब्जेक्ट को लेकर। तो ये एक नया था, प्लस जिस तरीके से पारसी कम्युनिटी की पूरी जो रिचुअल्स हैं वो शो किए गए, एक वो सेटअप जो था पूरा, ग्रीफ को जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया, कटिंग एंड मोटिव जो रखे गए एलिमेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक एंड लैम्प, तो वो काफ़ी न्यू था और एक रूटेड फिल्म लग रही थी जो सिंपल थी येट इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल थी। तो इस फिल्म को मैं दूंगा 4 स्टार्स। एक और फिल्म जो मैंने सितंबर में देखी वो थी रेबेल रिच, जो नेटफ्लिक्स पे है। इस फिल्म के अंदर एक बहुत पुराना क्लीशे है रिस्ट्रेंड हीरो वाला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फिल्म आती है। हीरो जो होता है वो एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक ट्रबल के अंदर नहीं फंसना चाहता, बट सिचुएशन ऐसी बिल्ड हो जाती है जो उसको में जाना पड़ता है और देयरफॉर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
ये फ़िल्म जो है मुझे कहीं न कहीं उस तरीके से कनेक्ट नहीं किया मैंने उसके साथ, क्योंकि एक तो इसने वो पुराना ओल्ड एज स्टोरी जो थी वो रैम्बो वाली और काफ़ी सारी फ़िल्में इस जॉनरा पे रही हैं उसको लेकर आए, बट देन उसकी ट्रीटमेंट जो करी वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक करी, जो मेरे ख्याल से मैच नहीं किया गया। एक नया एक्सपेरिमेंट था आई गेस, बट वो उस तरीके से कनेक्ट नहीं हुई चीज़ें जिस तरह से आई गेस डायरेक्टर चाहते थे। पेसिंग काफ़ी ऑफ थी, एडिटिंग कई हद तक अनइवन थी। जो मेरे लिए वर्क किया वो था परफॉर्मेंसेस इस फिल्म के, और दूसरा के कुछ सीन थे जिसको बिल्डअप बहुत अमेजिंगली किया गया था, रियलिस्टिक जोन में रखे बहुत अच्छा बिल्डअप किया गया था, जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट होता है वहाँ पुलिस के पास जाता है, उसके बाद पूरी जो वहाँ पे फाइट होती है उसका टेंशन बिल्डअप हुई थी, वो काफ़ी रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग थी। और 2-3 और ऐसे सीन्स थे जो मुझे अच्छे लगे, बट होल फिल्म मुझे एज अ होल मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं करी, जिसकी वजह से मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दूंगा। एक और फिल्म जो मैंने रीविज़िट करी वो थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आजकल जो यूथ में इसकी कल्ट फॉलोइंग हो गई है, दैट इज़ ग्रेट, बट मेरे ख्याल से थोड़ी सी ओवररेटेड है। आई विल टेल यू वाई, बट मुझे भी ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है शुरू से, और इसका रीज़न ये है कि इस फिल्म में जिस तरीके से लेड बैक तरीके से, लाइक सिंपल तरीके से, द फिल्म डजंट टेक इटसेल्फ वेरी सीरियसली। जो बातें इसके अंदर बताई गई हैं, लाइक 3 फ्रेंड्स, ये वाला बहुत सिंपल एक प्लॉट है, येट यूनिक, दैट्स द की पॉइंट ऑफ इट। सिंपल है बट यूनिक है, तो ये इसकी जो यूएसपी है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वर्क करती है। ड्रामा भी हो रहा है, उसके साथ एक लाइट मोमेंट्स भी शेयर हो रहे हैं, तो ये जो पेसिंग जोया अख्तर ने स्क्रीन प्ले में करी है और उसको शूट भी बहुत सिंसियरली किया एग्जीक्यूट एक्ट्रेस के साथ, तो उस वजह से ये फिल्म मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूथ को इंटरेस्ट करती है, अच्छा लगता है उनको। इसके साथ साथ जो विजुअल्स हैं फिल्म के वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों एक तो क्योंकि यूरोप में शूट हुई है, इट वाज लाइक स्पेन में शूट हुई है, डिफरेंट ब्यूटीफुल लोकेशंस होती हैं, तो उस वजह से एक तो पहले दिखता भी अच्छा है और दूसरा तरीके से उसको शूट किया गया है वो भी बहुत एक एस्थेटिकली प्लीजिंग तरीके से शूट किया गया है। कलर ग्रेडिंग जिसके अंदर यूज़ करी है वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से यूनिक थी जब 2011 में रिलीज़ हुई थी। मोस्टली यूरोपियन फिल्म्स की इतनी वार्म टाइप ऑफ कलर ग्रेडिंग होती थी, बट के अंदर उस तरह की कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग देख के मुझे भी उस ज़माने में जब मैंने देखी थी मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी थी, डिफरेंट बाकी बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले में। मेन स्ट्रीम एक्टर को जो कास्ट किया है जोया अख्तर ने, ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ को, इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मगर मेरे ख्याल से जो वो पूरा इन लोगों का ऑरा होता है सेलिब्रिटी का और एक कंफर्ट जोन होता है, वो ज़रूरी था इस फिल्म के अंदर, और उस तरीके से ऐड करवाना उनसे जो रिक्वायरमेंट थी, और कहीं ना कहीं वो एलिमेंट भी उन एक्टर्स के अंदर था ऑलरेडी जो उस कैरेक्टर को नीड थी। तो कास्टिंग भी सही थी, एक्टिंग भी, परफॉर्मेंस वाइज भी लाइक इट वॉज परफेक्ट, तो आई गेस उसका कोई इशू नहीं होता। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इस बात पे किया जाता है कि एक फिल्दी रिच साइड ऑफ इंडिया दिखाई जा रही है, बट आई थिंक दैट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि कहीं ना कहीं है फिल्दी रिच सोसाइटी इंडिया एंड पाकिस्तान में जो रहती है इस तरीके से। अगर उनकी स्टोरी बता रहे हैं तो आई डोंट थिंक पीपल शुड गेट ऑफेंड बाय दैट। हर किसी की स्टोरी बतानी चाहिए, एंड आई थिंक इट इज़ गुड, अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए। और ज़्यादा रीवॉच नहीं करूँगा बिकॉज इसकी अपील ख़त्म हो जाती है आई थिंक ज़्यादा रीवॉच, सो आई विल गिव इट 3.5 स्टार्स एंड टू द नेक्स्ट फिल्म। फिर मैंने एक फ़िल्म देखी जिसको कहते हैं द फ्यूगिटिव। ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा फेमस थी 90s के अंदर। 1983 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। इसके अंदर हैरिसन फोर्ड हैं और ये फ़िल्म बेसिक कैट एंड माउस फिल्म है, और उस जॉनरा को इसने बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर दिया था उस वक्त के ज़माने में। इस फिल्म के अंदर बेसिक प्लॉट है कि एक हस्बैंड है जिसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, वो फॉल्सली अक्यूज हो जाता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। देन ही इज़ ऑन अ रन विद द पुलिस, कैट एंड माउस पूरा गेम चलता है, और एंड में वो आप देख लीजिएगा क्या होता है, बट थोड़ा प्रेडिक्टेबल रहता है एंड के अंदर। मगर थ्रू आउट जिस तरीके से फिल्म की पेसिंग की गई है, स्क्रीन प्ले जैसे जिस तरीके से लिखा गया है, इसके अंदर कोई बिगर मीनिंग या एक सब टेक्स्ट नहीं है, बट उस क्राफ्ट में ही जो एक सस्पेंस बिल्डअप होता है, पेसिंग की जाती है, आई थिंक इसमें मास्टर क्लास है ये किसी एडिटर को ज़रूर देखनी चाहिए जिसको सीखना है किस तरीके से फिल्म का प्रोग्रेशन होना चाहिए। और हैरिसन फोर्ड की जो परफॉर्मेंस थी इसके अंदर आउटस्टैंडिंग थी। मतलब उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, आई डोंट थिंक
बाकी फिल्म्स में भी उस तरह की परफॉर्मेंस थी। आई थिंक उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनके अकॉर्डिंगली इस फिल्म के अंदर। और शिकागो का जिस तरीके से यूज़ किया गया, लोकेशंस को जिस तरीके से उस गेम के अंदर ऑफ कॉप एंड हैरिसन फोर्ड का जो कैरेक्टर था उसमें जिस तरीके से गेम्स वो लोग प्ले कर रहे हैं, इधर भाग रहा है वो, कभी कॉप्स उसके पास पीछे भाग रहे हैं, तो वो एक शिकागो जो पूरा सिटी था वो एक मेज़ की तरह इस फिल्म के अंदर यूज़ किया गया है और अमेजिंगली उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया गया है। इस फिल्म को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। इसी ईयर के अंदर एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था कार्लिटो वेज। ये फिल्म ब्रायन डे पामा की थी जो अल पचिनो के साथ थी। आफ्टर अ डिकेड ऑफ स्कारफेस बहुत ज़्यादा फेमस रही थी क्योंकि उसका जो पूरा ट्रीटमेंट था और उसका जो कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये उसी तरह का रॉक कॉन्सर्ट होगा, कम्प्लीटली जो लोगों को हाई दे देगा उस तरह का, बट ये काफ़ी डिफरेंट था। इट वॉज लाइक अ ऑपरेटिक एटमॉस्फेयर, इसके अंदर पूरा मेलनकॉलिक फीलिंग थी, जिसके अंदर हीरो था वही जिस तरीके से मैंने पहले एक्सप्लेन किया, द रिलेक्टेड हीरो जो ट्रबल में नहीं जाना चाहता। जबकि ये हीरो जो है इस फिल्म के अंदर, कार्लिटो जिसका नाम है, वो अपनी प्रिजन में सज़ा काट के आया एंड नाउ ही वांट टू लीड अ गुड लाइफ, बट वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में वापस इन्वॉल्व हो जाता है और किस तरीके से उसका इंटरनली बैटल होता है अपने साथ और एक्सटर्नली जिस तरीके से जिस चीज़ें सिचुएशंस टर्न आउट हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ सीन जो जिस तरीके से इसको शूट किया गया है वो मेरे ख्याल से एक हर फिल्म मेकर को देखना चाहिए। द सीन वेयर ही एंटर्स द क्लब, जहाँ पे एक फ़ाइट होती है, वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा शेडी सीन होने वाला है। और 2-3 और इस तरीके सीन्स हैं जो ब्रायन डे पामा को टॉप 10 फिल्म मेकर्स में रखते हैं, इस वजह से क्योंकि उनकी जो एक विजुअल सेंसिबिलिटी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मिशन इम्पॉसिबल 1 भी उन्होंने डायरेक्ट करी, तो इससे आप लोगों को आइडिया होगा किस तरीके का एक उनका माइंडसेट रहता है फिल्म मेकिंग को लेके। विजुअल फ्लेयर जो उनका है इसके अंदर वही रहा है, थोड़ा रेट्रो स्टाइल, थोड़ा कलरफुल, और कलर्स का बहुत अमेजिंग यूज़ होता है इसके अंदर। अल पचिनो को बहुत अच्छे तरीके से स्टाइलाइज किया गया है और उनका जो पूरा कैरेक्टर बिल्डअप रहा है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है इस फिल्म के अंदर। सो आई विल गिव दिस फिल्म अबाउट लाइक 4 स्टार्स। एक और फिल्म जो मैंने देखी, अर्थ सत्या उसका नाम था, वो 1983 में आई है। के अंदर जो मेन लीड में है वो है ओम पुरी, और उस ज़माने में वो सिर्फ इंडी फिल्म्स किया करते थे, लोगों को उनके बारे में पता नहीं था, और गोविंद नहलानी ने ये डायरेक्ट करी है। इट वाज अ फिल्म अबाउट गेटिंग जस्टिस। जो एक कॉप है वो एक गैंग मेंबर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो जस्टिस चाह रहा है उसके एक सिस्टम के साथ, बट सिस्टम इज़ नॉट लेटिंग हिम डू एनीथिंग। इट इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स जो एक ट्रूप को लेके, एक बहुत फेमस ट्रूप है, हीरो अगेंस्ट द रॉन्ग सिस्टम, उसको लेके बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रे किया गया है, और किस तरीके से वो हीरो उस सिस्टम के रिफ्रेन की वजह से खुद इफेक्ट हो रहा है और वो सिस्टम का पार्ट बन रहा है। दैट्स द की पॉइंट ऑफ दिस फिल्म, कि रियल में क्या होता है। फिल्मों में तो लोग देख लेते हैं कि लोग लड़ाई कर लेते हैं और वो ही गुंडे इधर उधर उड़ते हुए जाते हैं, बट रियल सेटिंग में उस चीज़ को रख के पोर्ट्रे किया गया है, उस कैरेक्टर को पूरा स्टडी किया गया है पुलिस का, वो किस तरीके से खुद करप्ट हो रहा है कि उसको पता भी नहीं है, और उसके फादर के साथ उसका रिलेशनशिप, उसकी मदर के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका रिलेशनशिप किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, और क्यों वो इस तरीके से इस फील्ड में आया। वो इट वॉज लाइक, मैं क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में, मुझे इतना इम्पैक्टफुल ये फिल्म लगी है, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये फिल्म देखे। अगर इफ़ यू हैव टू वॉच वन फिल्म फ्रॉम माई रिकमेंडेशन, यू शुड वॉच दिस वन। इसका मैं 4 स्टार्स दूंगा, और हर किसी को देखनी चाहिए फिल्म मेरे ख्याल से, जो पाकिस्तान में रहता है, बिकॉज वी आर हैविंग द सेम फीलिंग राइट नाउ आई गेस। फिर मैंने एक मास कमर्शियल फिल्म देखी जिसका नाम है छत्रपति। ये SS राजामौली की मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड फिल्म है, 2005 में आई थी, और प्रभास गरू इसके अंदर एक्टर है। इस फिल्म ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्लॉस हैं, बहुत आउटडेटेड है। जो साउथ इंडियन ट्रूप्स हैं वो डेफिनेटली इस फिल्म के अंदर हैं। फजूल के डांस नंबर, और बहुत घटिया VFX, शार्क के साथ फाइट कर रहा है प्रभास, तो और लाइक इस तरह की चीज़ें हैं जो देख के क्रिंज होता है। बट हेयर मी आउट, ये RRR का प्रोटोटाइप है, और एट सम एक्सपेक्ट ये मेरे लिए ज़्यादा वर्क। मैं बताता हूँ कि एक तो RR राजामौली से बेहतर एक्शन कोई नहीं करता जो इमोशन ड्रिवन है, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में
इस तरीके का एक्शन कोई नहीं करता जिस तरीके का राजामौली करता है। तो उसको रियलिस्टिक सेटिंग में रख के कुछ सीन इस लेवल पे उन लोगों ने टेंशन बिल्डअप करके, आइस का शॉट, फिर बिल्डअप जो होता है उसका पूरा सुपर हीरो की तरह, मतलब कुछ सीन उसके हैं कि मैं 10 बार भी देखूं तो मैं उस चीज़ से बोर नहीं होऊंगा। बट एज अ होल फिल्म वो ही किन चीज़ों की वजह से उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लिए। बट हाँ, अगर आप फिल्म मेकर हैं, अगर आपको उस तरह का सिनेमा अच्छा लगता है तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस। और इस फिल्म को मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। Then I saw a Korean film called Ballerina, 2023 में रिलीज़ हुई है। और ये फिल्म एक एवरेज रिवेंज फिल्म की तरह है। प्लॉट कोई इतना यूनिक नहीं है, वो जो ट्रूप किल बिल से लेके आज तक चलता आ रहा है उसी तरीके का है कि वुमेन वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन अ वेरी ड्रेडफुल क्रिमिनल, और उसको फाइटिंग आती है, उसने सीखी है, एंड वही थोड़ा उस वाले जोन के अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब ने फिर उसको फॉलो अप किया एक अच्छे तरीके से। ये फिल्म में सबसे स्पेशल मुझे चीज़ लगी उसके विजुअल स्टाइल। मतलब अगर आप देखोगे इसको तो देखते रह जाओगे, क्योंकि 2024 का जो एस्थेटिक है उसको प्रॉपरली इस फिल्म ने यूटिलाइज किया है। जो कलर ग्रेडिंग है एंड लाइटिंग, एवरीथिंग विजुअली स्टनिंग। और इस वजह से, क्योंकि इसके जो स्टोरी के इमोशंस थे, पेसिंग थी, वो भी करेक्ट। अगर सिर्फ विजुअल होते तो मे बी मैं उतना उसको अच्छे से नहीं देखता, बट स्टोरी भी इंटरेस्टिंग थी, कैरेक्टर भी अच्छे थे, परफॉर्मेंस भी सही थी। तो आई गेस दिस फिल्म डिजर्व्स लाइक अ लिटिल मोर बेटर देन दिस, क्योंकि उसको थोड़ा सा और अगर कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती और थोड़े से ट्रूप्स जो थे, क्लीशे ट्रूप्स, वो हटाए जाते तो वो इंटरेस्टिंग रहते। सो इफ यू आर इनटू स्लिक स्टाइलाइज्ड एक्शन फ्लिक्स, सो दिस इज फॉर यू। आई गिव दिस 3 स्टार्स। Then I saw another Korean film जिसका नाम है Outlaw। इसके अंदर मेन लीड में मा डोंग सियोंग है, जो अभी मेरे ख्याल से कोरियन के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर्स हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ उसमें रिव्यू में क्यों वो सेलिब्रेटेड है, एंड राइटफुली। इस फिल्म के अंदर एक मसाला फिल्म इसको कह सकते हैं। जब मैं देख रहा था मुझे लग रहा था कि मैं बॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ, सलमान खान की फिल्म देख रहा हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि असल में सलमान खान की ही फिल्म है। ये फिल्म एज कॉपी कैट को बिल्कुल एक छापा गया था सलमान खान ने, और फिल्म बनाई थी राधे, जो मैंने देखी नहीं ऑब्वियसली, बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उसने इस फिल्म को क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसके अंदर हर एक वो एलिमेंट था जो वो कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म के अंदर होता है, बट ऑब्वियसली उसको पूरे तरीके से रिप ऑफ किया गया। आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट साइड, बट ये फिल्म भी कम नहीं थी। इसके अंदर भी ऐसे काफ़ी सीन्स थे जो मुझे उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं करे। मुझे मिक्स जॉनर नहीं पसंद, जो स्लैपस्टिक कॉमेडी और फिर एक हाई लेवल एक्शन को इन्वॉल्व किया जाता है। बस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ फिल्म के अंदर गन का यूजेज नहीं रहा है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट रही है एक्शन को लेके, वो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी। और उससे ज़्यादा जो मुझे फैसिनेट किया गया इस फिल्म ने, वो है परफॉर्मेंस ऑफ मा डोंग सियोक। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ नाम उनका। आई गेस ही इज़ द नेक्स्ट सुपर मेगा स्टार ऑफ ग्लोबली। जिस तरीके का उनका ऑरा है और रॉ टैलेंट की जो कॉम्बिनेशन है, दैट कैन लाइक रियली एक्सप्लोर हिम इफ ही एक्सप्लोर्स इंटरनेशनल सिनेमा। और मेरे ख्याल से अगर वो हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड के एक राइट डायरेक्टर के साथ काम करें, फॉर एग्जाम्पल एस राजामौली और संदीप, वो जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे करेंगे, आई थिंक इट विल ब्लो अप। सो मा डोंग सियोंग, लव यू ब्रो। देन अगेन मैंने एक इंडियन फिल्म देखी जिसका नाम है तैश। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। बिजॉय नंबियार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स फ्रॉम इंडिया। उन्होंने वज़ीर की फिल्म बनाई है और फिल्म्स लाइक डेविड, शैतान, और उनका स्टाइल जो है बहुत डिस्टिंक्ट है। फिल्म मेकिंग जो उनके एक क्लैरिटी है अपने पूरे विजन को लेके, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो एक डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। टेक्निकली ही इज़ लाइक द किंग आई गेस ऑफ इंडियन सिनेमा। अगर मैं बोलूँ, ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने, मगर अपने एक्सपेक्ट में लग के, ज़्यादा मैं VFX की बात नहीं कर रहा, VFX हैवी की बात नहीं कर रहा, एक बेसिक सेंसिबिलिटी को रख के ही कैन रियली वर्क वेल इफ़ ही गेट द राइट स्क्रिप्ट, और दिस टाइम ही गेट्स द राइट वन। ये फिल्म परफेक्ट थी जिस तरीके की वो फिल्म बनाते हैं। इट्स लाइक कोकोनट, इट्स हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड। उनके कैरेक्टर जो होते हैं बहुत इनोसेंट होते हैं और पास्ट ट्रॉमा के साथ डील कर रहे होते हैं। तो मोस्टली इनकी फिल्म इसी थीम पे इन्वॉल्व कर रही होती है। ये फिल्म है 2 फैमिलीज़ के बारे में जो लंदन में रहते हैं। एक फैमिली जो है वो सिख है और वो गैंग पूरा चला रही है लंदन में रह के। दूसरी फैमिली जो है वो थोड़ी फिल्दी रिच टाइप की है और ज़ोया अख्तर टाइप का थोड़ा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। फन और लाइट मूवमेंट्स वहाँ पे शेयर होते हैं। इनका किस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर सारी चीज़ें जिस तरीके से अनफोल्ड होती हैं, वो बहुत मेरे ख्याल से यूनिक है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी इस फिल्म के अंदर वो है पाली का कैरेक्टर जो हर्षवर्धन राणे ने किया है। और अगर मैं उसको
मगर मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो उस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी बॉलीवुड फिल्म में देखा नहीं है, और अगर उसको थोड़ा सा और आगे मार्केट किया जाता तो डेट वुड बी हैव बीन लाइक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडियन सिनेमा, एंड आई एम नॉट लाइक किडिंग। कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कि ये फिल्म को फिल्म भी एज अ फिल्म भी रिलीज़ किया गया एंड देन उसको शो भी बनाया, तो वो एडिटिंग बीच में बहुत ज़्यादा चौंकी। आई गेस फिल्म बनाने का डिसीजन बाद में लिया गया, दैट्स वाई। मगर वो चीज़ अगर बिजॉय नंबर सोच के बनाता कि मुझे सिर्फ फिल्म बनानी है तो ये बहुत लाइक इफेक्टिव हो सकती थी। Nonetheless, it was a great film. I would like love to see more of पाली, या शायद इसका कोई और फिल्म बन जाए इसमें सिर्फ उसका कैरेक्टर एक्सप्लोर हो पूरा, उसकी साइड की फैमिली जो, एंड ग्रेट सेटिंग, एवरीथिंग वाज लाइक अमेजिंग एंड आई विश टू वॉच more good films from Bijay Nambiar. So I will give this film about 3.5 stars. उसके बाद जो मैंने लास्ट फिल्म देखी वो थी द गैंगस्टर द कॉप द डेविल। इट्स अ कोरियन फिल्म और इसके अंदर फिर मा डोंग सियोंग है और उसकी वजह से फिल्म लाइक 100% और अपलिफ्ट हो जाती है। बट इस फिल्म की जो स्पेशलिटी मुझे लगी वो ये थी कि कोरियन फिल्म के हर जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, साइको किलर्स, इंटेंसिटी, थ्रिल, सस्पेंस, गैंग, सबको इमर्ज करके और फन बनाया गया है। तो वो कॉम्बिनेशन जो रही है डार्क कॉमेडी की और ड्रामा की, थ्रिल की, वो बॉर्डर लाइन बहुत अच्छे तरीके, बहुत उस बॉर्डर पे बहुत अच्छे तरीके से चले, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो ओवर द टॉप नहीं गए या थोड़ा सा नॉच नीचे नहीं गए, और अगर होते शायद वो फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनती। बट ये फिल्म कम्प्लीटली एंगेजिंग है थ्रू आउट, पेसिंग भी सही थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अच्छी थी। फिर मैं बोलूँगा मा डोंग सियोक वॉज लाइक ग्रेट इन दिस फिल्म, जिस तरीके से इसका ऑरा पूरा क्रिएट किया गया था एज अ गैंगस्टर। और बेसिक प्लॉट ये है कि एक गैंगस्टर है, एक कॉप है, दोनों एक साइको किलर के पीछे हैं और उन दोनों की डील चल रही है, माइंड गेम्स चल रहे हैं, किस तरीके से दूसरा एक उसको चीट करेगा, और साथ में डार्क कॉमेडी भी चल रही है। वो चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी और आई गेस इस फिल्म तरह की फिल्म्स और बननी चाहिए इन कोरियन सिनेमा। इस फिल्म को मैं दूंगा अबाउट 3.5 स्टार। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये सारी फिल्में मैंने सितंबर में देखी हैं। मैं यूजुअली इंस्टाग्राम पे रिव्यू मैंने स्टार्ट किया था 2 months बैक, और अब मैं हॉक्स प्रोडक्शन पे इसके रिव्यूज़ दूंगा हर मंथ अपनी फिल्म जो भी मैंने देखी हैं। साथ साथ हम एनालिसिस वीडियो भी बनाएंगे। यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आप और किस तरह की फिल्म रिलेटेड या सिनेमा रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फेलो फिल्म मेकर्स एंड सिनेफाइल्स, और प्लीज़ लेट अस नो कि आप किस तरह की और वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे, एंड सो वी कैन मेक more of it. Thank you. Allah Hafiz. Take care.